गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का ये वीडियो होने वाला है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो इससे पहले आपको लेक्चर देखना पड़ेगा स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें मैंने ये बताया था स्टैंडिंग वेव क्या होती है, स्टैंडिंग वेव के बीच में और ट्रेवलिंग वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां एक छोटा सा डेरिवेशन किया था फॉर स्टैंडिंग वेव, जहां मैंने नोड्स, एंटी नोड्स ये सब बताया था। नोड्स क्या होते हैं? Nodes are the points. Nodes are the points where amplitude is zero. Where the amplitude is zero. And एक पॉइंट्स आते हैं इसमें एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, these are the points where amplitude is maximum. Amplitude is maximum और मिनिमम। मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम। लाइक एक वेव चल रही होती है अगर अपनी नॉर्मल, ये कौन सी वेव है? ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में ये क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नोन्स आते हैं। तो आज हमें ये देखने हैं, जैसे ये पैटर्न किसका है? ट्रैवलिंग वेव का। किसका है? ट्रैवलिंग वेव का। ये ट्रैवलिंग वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी v, टाइम पीरियड t है, ऐसी दिखती है। ठीक है, आज देखेंगे स्टैंडिंग वेव कैसे दिखती है। किसमें? स्ट्रिंग में। ठीक है, और स्ट्रिंग को हमने फिक्स किया हुआ है बोथ एंड्स पे। यानी कि अगर मेरे पास एक l लेंथ की स्ट्रिंग है तो ये एंड भी इसका मैंने फिक्स किया हुआ है, ये एंड भी मैंने इसका फिक्स किया हुआ है। अगर इस एंड को मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू l, क्योंकि इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ऐसी एक स्ट्रिंग लेनी है जिसके दोनों एंड फिक्स है और इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने हैं। क्या प्रोड्यूस करने हैं? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होगी तो हमें ये चेक करना है कि इस लेंथ के बीच में और लैम्डा के बीच में, लैम्डा किसका? स्टैंडिंग वेव का, क्या रिलेशन होगा। मतलब लेंथ की क्या वैल्यू हो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कि मेरी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाए। ठीक है, मेरी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैंडिंग वेव में दो पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं नोड्स, एक होते हैं एंटी नोड्स। अब मैंने इन दोनों को फिक्स किया हुआ है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। क्या करते हैं, यहां से मान लो वेव जनरेट हुई, यहां से वेव जनरेट हुई, वेव जनरेट होकर कहां जा रही है? l की तरफ। l से टकराई, l से टकराई वापस आई, मतलब मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है इधर। l से टकराने के बाद यानी कि x इक्वल टू l, इस वॉल से टकराने के बाद एक वेव आ रही है माइनस एक्स में। तो दो वेव है, एक प्लस एक्स की तरफ जा रही है, दूसरी माइनस एक्स की तरफ जा रही है। तो जब इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव्स सुपरपोज करती हैं जिनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम होता है बट दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक अगर एक्स में जा रही है तो दूसरी माइनस एक्स में जा रही है। तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ही x इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ से कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करूंगा, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रही है, यहाँ पे इस एंड पे x इक्वल टू l पे टकरा के वापस आएगी, तो इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा। अब यहाँ एक बाउंड्री कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। बाउंड्री कंडीशन वो क्या कहती है? ये जो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू l है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है? फिक्स्ड, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपनी स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है। यानी कि स्ट्रिंग का जो ये पॉइंट है ये फिक्स है, स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है ये फिक्स है। फिक्स है मतलब डज नॉट मूव, डज नॉट मूव। तो ऐसे पॉइंट्स जो मूव नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्स, जहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन क्या है? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l behaves as node, behaves as nodes. Nodes are the points where amplitude is 0, amplitude is 0। ऐसे पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड 0 क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल वहां वाइब्रेट ही नहीं करता है, ऑसिलेट ही नहीं करता है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है, तो ये मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो पॉइंट फिक्स है, फिक्स है। दैट मींस दे विल बिहेव एज नोड्स। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है कि ये हमारे नोड्स की तरह बिहेव करेंगे। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं चलता हूँ इसके डेरिवेशन पे कि कैसे हम डिराइव करेंगे ये कंडीशन की लेंथ और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। तो वेव की इक्वेशन लिखेंगे जो प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी,
वेव की इक्वेशन लिखेंगे जो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी और उन दोनों को क्या करना है, सुपरपोजिशन। तो ये डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है लास्ट लेक्चर में, जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना जिसमें इंट्रोडक्शन है स्टैंडिंग वेव्स का। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, इसको यूज करेंगे। तो पहली इक्वेशन, वेव जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो वेव ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन में जो वेव जा रही होगी मैं उसकी इक्वेशन लेट करता हूं y1, जिसका एम्पलीट्यूड होगा a, साइनोसॉइडल वेव होगी kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, जहां पे k हो जाएगा वेव नंबर, ओमेगा हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरी वेव जो L से टकरा के वापस जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो वेव ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, उसको मैं y2 लिख लेता हूँ। एम्पलीट्यूड सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, बट यहाँ पे हो जाता है प्लस साइन, kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा जहाँ पे फेज कांस्टेंट देख लेंगे बाउंड्री कंडीशन से, जब ये अप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स कब बनती है, जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक प्लस में जा रही है दूसरी माइनस एक्स में जा रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और ये दैट इज वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। थीटा फेज कांस्टेंट है, वो दोनों के बीच में हो सकता है। अब दोनों का क्या करना है, सुपरपोजिशन, क्या करना है, सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बोलेगा आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज द रिजल्टेंट डिस्टरबेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस। ये भी मैंने करवाया हुआ है जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पर करवाया था, जो कि लास्ट से लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा तो एक बार वो भी देख लेना। This is y is equal to y1 plus y2, that is the resultant disturbance at a particular point is the sum of individual disturbance at that point of individual waves, ठीक है। So this is y is equal to y1 plus y2, यानी कि इन दोनों का क्या करना मुझे, समेशन। तो इस बाउंड्री कंडीशन को एक बार रखते हैं और इस डायग्राम को हटा देते हैं। तो यहाँ मुझे इस बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करना है, y is equal to y1 plus y2, इन दोनों का समेशन that is a constant बाहर ले लेता हूँ, sin kx minus omega t plus this sin kx plus omega t plus theta, ठीक है। तो ये वेव हो गई प्लस एक्स में, बीच में माइनस साइन आ रहा है, जब माइनस एक्स में जाती है तो ये प्लस साइन हो जाता है kx और ओमेगा टी के बीच में, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये अगर साइन a है तो ये है साइन b, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस साइन b which is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, a minus b by 2। तो ये रिलेशन मैं यहाँ यूज करता हूँ, यूजिंग sin a plus sin b that is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। This is a sin a plus b, तो twice that is 2 sin a कितना है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस बी, बी ये रहा kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा बाय 2, ये मेरा आ गया साइन। अब चलते हैं cos, cos इज a माइनस b बाय 2, cos इज a माइनस b बाय 2। तो यहाँ लिखते हैं cos a, a ये रहा ax माइनस ओमेगा टी माइनस b, दैट इज ये, तो माइनस पी एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, माइनस पी एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2, ये मेरा आ गया cos a माइनस b बाई 2। देख लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, 2a sin, क्या कैंसिल हो रहा है, ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, 2kx प्लस थीटा बाई 2, तो kx प्लस थीटा बाई 2, kx प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ cos kx से kx कैंसिल, माइनस ओमेगा टी दैट इज माइनस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा बाय 2, 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा बाय 2, माइनस साइन बाहर लो, ओमेगा टी प्लस थीटा बाय 2, और cos में माइनस साइन क्या हो जाता है, गायब, डिसअपीयर। तो ये बचा cos ओमेगा टी प्लस थीटा बाय 2। तो ये मेरी y पे कंडीशन आ गई,
2a sin kx plus theta by 2 cos omega t plus theta by 2। अब मुझे क्या यूज करनी है, these boundary condition। ये बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, at x equal to 0 and at x equal to L, these are the points which behaves as nodes। nodes means यहाँ पे डिस्टरबेंस क्या होगा, जीरो, एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो है, दैट मींस y इज जीरो। तो ये कंडीशन क्या अप्लाई करती है, दैट एट x इक्वल टू जीरो एंड एट x इक्वल टू l आई हैव y इक्वल टू जीरो। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे एट x इक्वल टू जीरो पे, एट x इक्वल टू l पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा, तभी ये नोट्स होंगे। एम्पलीट्यूड जीरो होगा, दैट मींस y जीरो होगा। अगर ये एम्पलीट्यूड जीरो है, दैट मींस y क्या होगा मेरे पास, जीरो। तो y इज जीरो एट x इक्वल टू जीरो, पहले ये कंडीशन यूज करेंगे फर्स्ट, इससे मेरे पास एक रिलेशन आएगा, फिर y इक्वल टू जीरो होगा एट x इक्वल टू l। तो दो इक्वेशंस आएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, देखेंगे ये कैसे सिंपलीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहले यूज करते हैं x इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, so putting x equal to 0, put x equal to 0 for y equal to 0, y अगर 0 हो जाएगा, we get 2a sin x को 0 करना है, that means 0 plus theta by 2 is equal to cos omega t plus theta by 2, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 है, सो या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। तो मेरे पास क्या कंडीशन आ गई थीटा पे, दैट इज sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 मेरे पास क्या होगा, 0। sin थीटा बाय 2 क्या होगा, 0, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड 0 होगा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू l पे, लेकिन हर पॉइंट पे तो नहीं होगा। x इक्वल टू 0 और l के बीच में और भी पॉइंट्स है, l/3, l/4, l/5, l/6, हर जगह 0 नहीं है। एम्पलीट्यूड 0 नहीं हो सकता हर पॉइंट पे। ओमेगा टी मुझे नहीं पता, तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, दैट इज sin थीटा बाय 2 0। थीटा 0 कब होता है, sin 0 पे, sin पाई पे, 2 पाई पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर करता हूँ, तो मेरा थीटा क्या आता है, 0। थीटा बाय 2 अगर 0 है, तो थीटा भी क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में थीटा को 0 पुट कर देते हैं। थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, सो इट विल बी दिस kx, और यहाँ 0 करेंगे तो cos ओमेगा t। तो मेरे पास इक्वेशन सिंपलीफाई हो गई, y इज इक्वल टू 2a sin kx एंड cos ओमेगा t। अब मुझे क्या यूज करनी है, एट x इक्वल टू l y इज इक्वल, एट x इक्वल टू l y इज इक्वल, यानी कि अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, x इक्वल टू l पे y को 0 करना है। तो करते हैं, कंडीशंस क्या, इक्वेशन कैसे ट्रांसफर होती है देखते हैं। पुट x इक्वल टू l फॉर y इज इक्वल टू 0, y 0 हो जाएगा इक्वल टू 2a sin x की जगह क्या रखना है, l, तो kl sin kl cos ओमेगा t। सो t cos ओमेगा t 0 नहीं हो सकता, एम्पलीट्यूड 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, sin kl 0 होगा, दैट इज sin kl मेरा 0 होगा। अब ये 0 कब होता है, n पाई पे। कब 0 होता है, n पाई पे, n पाई, दैट मींस n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3, sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0। तो मेरे पास कंडीशन आ गई kl इज इक्वल टू n पाई, kl इज इक्वल टू n पाई। तो k का क्या रिलेशन होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू l इज इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कैंसिल, आई है l इज इक्वल टू n, लैम्डा ऊपर जाएगा बाय 2। सो दिस इज द रिलेशन जो मुझे निकालना था, कि मेरा जो वाइब्रेशन कर रहा है स्ट्रिंग, उसका लेंथ कैसा हो कि मेरी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो जाए। तो कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या n 0 हो सकता है, n मैंने यहाँ स्टार्ट किया 0 से, अगर n 0 हुआ दैट मींस लेंथ 0, इसका मतलब स्प्रिंग ही नहीं है। इसका मतलब हमारा n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो मेरा n स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यानी कि मेरा लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगा जब लैम्डा बाय 2 के, तो मेरी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो मैंने ये कंस्ट्रेंट निकाल लिया। तो मेरी ये इक्वेशन कैसे दिखेगी, मेरी ये इक्वेशन इन बाउंड्री कंडीशन से मैंने थीटा का वैल्यू निकाला और इसका एल का वैल्यू निकाला। तो मैं यहाँ रख देता हूँ बाउंड्री कंडीशन। सो y इज इक्वल टू 2a
साइन के का वैल्यू कितना है, एन पाई बाय एल, एन पाई बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू कोस। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग wave where length of the string, where length of the string must be integral multiple of lambda by 2, must be integral, that is 1 2 3 4 integral multiple of lambda by, where lambda is the wavelength of the standing wave, ठीक है। सो इस वेवलेंथ का अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा लेंथ तो ये मेरा बना देगा स्टैंडिंग वेव एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। ये जो मेरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, क्या टॉपिक है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो बोथ एंड पे अगर मेरी स्ट्रिंग फिक्स है तो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी कंडीशन क्या है, जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 पे। तो अब मेरे को देखना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो वेव्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं यूज करूंगा जो रिलेशन शायद इंट्रोडक्शन टू वेव्स में मैंने करवाया था कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एक वेव ने अगर टी टाइम में लैम्डा डिस्प्लेसमेंट किया तो ये मेरी बन जाएगी वेलोसिटी। टी टाइम वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टी लगा टाइम पीरियड, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा बाय टी। सो लैम्डा बाय टी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय टी इज माय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बाय टी इज माय फ्रीक्वेंसी। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एफ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, एफ, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी v। अब आपको पता है एक स्प्रिंग में जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं तो कौन सी वेव आती है, ट्रांसवर्स वेव। वो ट्रांसवर्स वेव प्लस एक्स में भी जा रही है माइनस एक्स में भी जा रही है, उन दोनों के सुपर पोजिशन से मेरी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वो किस वेलोसिटी से जा रही है ये हमने किया हुआ है, फाइंड आउट किया था कि जब हमने सेकंड लेक्चर किया था, सेकंड लेक्चर में यही था कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, मतलब एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है उसको खींच के रखा हुआ है एक एंड से, तो उसमें एक साइड से प्लग करते हैं जब वेव्स प्रोड्यूस होती है, दैट वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स। और उनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक टेंशन जो स्ट्रिंग में डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ व्हिच इज यूनिफॉर्म फॉर द स्ट्रिंग। तो ये है हमारा रिलेशन वेलोसिटी का। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज 1 by lambda is root of this f by mu, root of this f by mu। लैम्डा पे कंडीशन निकाल रखी है, लैम्डा कितना है 2l by n, 2l by n। तो यहाँ लैम्डा की जगह क्या रखना है मुझे, 2l by n, 2l by n, n ऊपर चला जाएगा रूट f by। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई वाइब्रेशन की, where n starts from 1 2 3, ठीक है, और चलता चला जाएगा सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखते हैं कि कैसे दिख रही है हमारी स्ट्रिंग, कि जब उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही है स्टैंडिंग वेव तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसे दिखेगी। तो कैसे दिखेगी, n की वैल्यूज रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या बन रही है मेरी। तो फ्रीक्वेंसी देखो n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की पहली है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं f0 से, f0 से कितनी आएगी, n को वन रखा, दैट इज 1 by 2l रूट ऑफ f by, ठीक है। फिर सेकंड दैट इज n इक्वल टू 2, दैट इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या होते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज। ओवरटोन्स क्या होते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज। ओवरटोन्स डेफिनेशन ध्यान में रखना, ओवरटोन्स एक जनरल टर्म है, कहीं भी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन्स इज हायर फ्रीक्वेंसीज देन फंडामेंटल। फंडामेंटल से जो भी हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो आपकी बन जाएगी ओवरटोन्स, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन उसकी फ्रीक्वेंसी f1, उसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू क्या रखना है 2,
तो यहाँ रखेंगे 2, दैट इज 2/12 रूट f by mu. तो दिस 1/12 रूट f by mu इज f0, तो दैट इज 2f0. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ट्वाइस. ऐसे ही 2n = 3 पुट करोगे, उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक. क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन. सेकंड ओवरटोन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f2, which is 3 times of fundamental frequency. 3 times of this fundamental frequency. अब हम ड्रॉ करेंगे कि हमारी स्टैंडिंग वेव्स कैसे दिख रही है एक स्ट्रिंग पे. तो मुझे चाहिए होगी वो इक्वेशन जो मैंने फाइंड आउट की थी. तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है इक्वेशन. इक्वेशन वाज y is equal to 2a sin kx cos omega t. ये इक्वेशन आई थी जहां पे मेरी k की वैल्यू थी n पाई बाय. ठीक है, तो मैं पहले n = 1 ड्रॉ करूंगा, फिर n = 2, n = 3. और मुझे ये ध्यान में रखना है जो मेरे x = 0 है, x = l है, वो नोड्स है. वो क्या है? नोड्स. मतलब ये x = 0, ये x = l, ये दोनों पॉइंट्स क्या है? नोड्स. नोड्स मींस यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है? 0. यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है? 0. तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं? नोड्स. अब अगर किसी ने लास्ट लेक्चर देखा था तो उसने एक बात देखी होगी, हमेशा दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है. दो नोड के बीच में, दैट इज जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, उसके बीच में एक एंटी नोड आएगा. और एंटी नोड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, इनके बीच में एक मैक्सिमम डिस्टर्बेंस आनी चाहिए. तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस मींस कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये तो हमने सोचा है ऐसा होगा, बट अभी कैलकुलेट करके देखते हैं यही आएगा. n = 1 रखोगे. ये बनाया मैंने n = 1 के लिए. अब चेक करते हैं यही सही है. y is equal to n 1 रखता हूँ, दैट इज 2a sin n की जगह क्या रखना है? 1, दैट इज π/l into x n cos ओमेगा t. ठीक है, अब देखो ये 0 कहाँ हो सकता है भाई? x = 0 पुट करो, x = 0, sin 0 0, y 0 आ गया, मींस नोड. इधर क्या हुआ? ठीक है, x = l चेक करो. x = l means l/l cancel, sin pi 0, that means y is 0. मतलब ये भी नोड है. ठीक है, दो पॉइंट्स पता लगे. अब x को l/2 पुट करो, x को l/2 पुट करो, y कितना आएगा? देखो, x को l/2 पुट करूंगा तो दिस x की जगह क्या रखूंगा? l/2. l से l कैंसिल, π/2, π/2 मतलब मैक्सिमम. तो ये आ गया y = 2a cos ओमेगा t. तो t की वैल्यू के लिए ये कभी वैल्यू तो मैक्सिमम जाएगी कि cos ओमेगा t जब +1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? 2a. और जब cos ओमेगा t -1 हो जाएगा तो y हो जाएगा मेरा -2a. मतलब इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम जा रहा है. दैट मींस ये है मेरा एंटी नोड. ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? एंटी नोड. ये जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. तो तुमने देखा दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है. अब मैं क्या करता हूँ? n को 2 पुट करता हूँ, n को 2 पुट करता हूँ. सो यहाँ क्या रखते हैं? n को 2. इस इक्वेशन में y is equal to 2a sin 2πx/l cos ओमेगा t. ठीक है, अब इसमें चेक करो, इसमें पुट करो x = 0, x 0, sin 0 0, y 0 मींस नोड. फिर से x = 0 क्या है मेरा? नोड. x = l, l पुट करोगे l/l sin 2π, फिर से 0, दैट मींस ये भी क्या है? नोड. ये तो पता ही था. अब क्या करो? x को पुट करके देखो. अगर मैं l/2 रखूंगा, x को l/2 रखता हूँ एक बार, l/2, तो l/2, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई, फिर से 0. x की जगह क्या रखूंगा? l/2, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो आई विल बी लेफ्ट विद sin पाई व्हिच इज 0. y कितना आ गया? 0. यानी कि फिर से नोड आ गया. मतलब इसको अगर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें यहाँ पे, तुम्हें क्या दिख रहा है? px = 0, px = l. यहाँ भी नोड है, मतलब एम्पलीट्यूड 0. यहाँ भी नोड है, एम्पलीट्यूड 0. इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में x = l/2. इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? x = l/2. ये भी नोड है. l/2 कहाँ होगा? बिल्कुल मिड में, 0 और l के बीच में l/2. ये भी नोड है. नोड है मींस एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड 0. अब क्या होगा?
दो नोड के बीच में एंटी नोड आना चाहिए, दो नोड के बीच में एंटी नोड आना चाहिए, तो कुछ ऐसा बनेगा। दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आना चाहिए, दो नोड के बीच में, ये भी नोड है, दो नोड के बीच में एंटी नोड आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब तीन नोड्स तो मैं निकाल लिए, 1 2 3, और दो नोड के बीच में हमेशा एक एंटी नोड, दो नोड के बीच में हमेशा एक एंटी नोड। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर ये L/2 है तो ये पॉइंट दिख रहा है L/4 और ये दिख रहा है 3L/4। चेक करते हैं L/4 पे और 3L/4 पे वैल्यू। यहाँ था मेरे पास sin 2 x by L, by x by L, x का वैल्यू एक बार L/4 रखो, L/4, ठीक है। L से L कैंसिल, 2 π/4 दैट मींस π/2, तो मेरा y कितना आ गया 2 a cos ओमेगा t, क्योंकि sin π/2 कितना होता है 1 मैक्सिमम। यहाँ रखा मैंने L/4, L/4 यहाँ पे L/4 पे एंटी नोड। अब रखो 3L/4, क्या रखो 3L/4, L से L कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 3π/2, तो ये आ गया sin 3π/2 cos ओमेगा t, दैट मींस 3π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है π/2, 2π/2, 3π/2 माइनस हो, दैट मींस मैक्सिमम। तो यानी कि x इक्वल टू L/4 पे 3L/4 पे क्या बनेंगे एंटी नोड। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपने नोड्स निकाल लिए तो आप एंटी नोड्स इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, या ऐसे बोल सकते हो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, ठीक है। ये बात भी मान सकते हो। और बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 भी नोड है, x इक्वल टू L भी। तो ये तरीका है करने का n इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली मैं n इक्वल टू 3 का बनाने की कोशिश करता हूँ, n इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हो जब n इक्वल टू 1 था तो मेरे पास एक एंटी नोड आया, कितना आया एक एंटी नोड आया। जब n इक्वल टू 2 था तो दो एंटी नोड आए। जब n इक्वल टू 3 होगा तो कितने एंटी नोड आएंगे 3। n इक्वल टू 3 में मेरे पास एंटी नोड कितने आएंगे 3, और नोड कितने आएंगे, जब 1 था तो कितने नोड आए 2, 2 था तो कितने आए 3, तो 3 है तो कितने आएंगे 4, नोड कितने आएंगे 4। तो मैं बनाने की कोशिश करके देखता हूँ कि मैं बना पाता हूँ कि नहीं। इक्वेशन सोल्व तो कर सकता हूँ पर डायरेक्ट बना सकता हूँ कि नहीं, चेक करते हैं। तो ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू है, एक नोड तो ये रहा, एक नोड ये रहा, ठीक है। बीच में दो नोड तो हो गए, दो और बच गए क्योंकि टोटल 4 बनेंगे, दो रह गए। और 3 एंटी नोड है, 3 यहाँ दो आए थे, अब 3, 3 मतलब एक कहीं यहाँ होगा, एक कहीं यहाँ होगा, एक कहीं यहाँ होगा। तो इनके बीच दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरे पास एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, कितने एंटी नोड आ गए 3, नोड कितने आ गए 4, 1 2 3 ये 4, तो 4 नोड्स आ गए, 3 एंटी नोड्स आ गए। तो दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं इनको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इक्वल टू 2 मेरा फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल टू 3 मेरा सेकंड ओवर। तो ये तरीका था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड निकालने का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल सिमिलर, बट अब क्या करेंगे, एक एंड फ्री होगा और एक एंड फिक्स हो जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 0 है इसको फिक्स रखेंगे, और जो x इक्वल टू l है वो मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो देखो कैसा होगा। टॉपिक नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, वन ऑफ द एंड, वन ऑफ एंड। तो वन ऑफ द एंड में क्या करना है, एक एंड फ्री रखना है, दूसरा खाली रखना है। इसको मैं हटाता हूँ और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसा बनेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, x इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ये बंधा हुआ है इधर से, और x इक्वल टू l पे फ्री है। फ्री है मींस यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन क्या है इसके अंदर, ये ध्यान में रखनी है बाउंड्री कंडीशन। अगर आपको ये ध्यान रह गई बाउंड्री कंडीशन दोनों केस के लिए,
तो आपका ये पूरा डिराइव हो जाएगा स्टैंडिंग वेव से। तो मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे इस बार एम्पलीट्यूड क्या करना है 0, क्योंकि ये फिक्स है। फिक्स है मींस ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा मींस यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये नोड की तरह काम करेगा। बट ये जो फ्री एंड है ये बिहेव करेगा एंटी नोड की तरह। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा हमेशा मैक्सिमम। x इक्वल टू l पे y क्या होगा +-1, या फिर या तो +1 या -1। तो ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम मींस एंटी नोड। ये बाउंड्री कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सेम डेरिवेशन है इसमें, वही आपको एक वेव इधर जानी है, दूसरी वेव इधर जाएगी। मींस आप ऐसे बोल सकते हो अगर ये एंटी नोड है तो यहाँ से एक वेव आ रही है, यहाँ टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो दो वेव जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस सेम डेरिवेशन आएगा जो हमने फिक्स डेट बोथ एंड के लिए क्या किया था। क्या इक्वेशन आई थी मेरी, ये y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ये इक्वेशन आई थी मेरी बाय बाउंड्री कंडीशन। मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ। पूरी इक्वेशन क्या थी, kx प्लस थीटा बाई 2 cos ओमेगा t प्लस थीटा बाई 2। इसके बाद मैंने क्या किया था, बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। मतलब y1 प्लस y2 जब मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया उसके बाद ये इक्वेशन आई थी। उसके बाद मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। वहां बाउंड्री कंडीशन अलग थी, यहाँ बाउंड्री कंडीशन अलग है, बट ये बाउंड्री कंडीशन तो सेम है। वहां भी यही थी, यहाँ भी यही है। तो क्या करते हैं, y0 एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, x इक्वल टू 0 पे y0, x इक्वल टू 0 पे y0। तो फिर से वही sin थीटा बाई 2 0। sin थीटा बाई 2 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 0। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा 0। sin थीटा बाई 2 0, दैट मींस थीटा इज 0। तो मुझे एक तो वही मिल गया सेम, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन भी तो वही है नोड। थीटा क्या हो गया मेरा 0। थीटा क्या हो गया मेरा 0, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा था। थीटा क्या हो गया मेरा 0। अब लगाते हैं x इक्वल टू l। वहां क्या था, x इक्वल टू l पे y 0 था, बट यहाँ क्या है मैक्सिमम, दैट इज +-1। क्या है मैक्सिमम, दैट इज +-1, क्योंकि ये मेरा एंटी नोड की तरह काम कर रहा है। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि ये एंटी नोड की तरह काम करेगा। तो अब मैं निकालता हूँ k पे क्या कंडीशन आएगी, जैसे वहां निकाली थी। तो y +-1 इज इक्वल टू 2a sin kx, x इज l cos ओमेगा t। तो मुझे क्या करना है, साइन केयर को मैक्सिमम करना है। साइन केयर को क्या करना है मैक्सिमम, दैट इज +-1। तो साइन के एल +-1 कब होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, दैट मींस मुझे क्या करना है, साइन के एल को मैक्सिमम करना है +-1। दैट मींस साइन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2, जहां पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। चेक करके देख लो, n अगर 0 है, n अगर 0 है तो क्या आएगा sin π/2 मैक्सिमम। n अगर 1 है, 2 + 1 3π/2 दैट इज -1। तो sin क्या हो गया मेरा मैक्सिमम +-1। तो मेरे पास kl का वैल्यू कितना आ गया, 2n + 1 π/2। तो मुझे यहाँ k की जगह क्या रखना है, 2π/λ। पाई से पाई कैंसिल, तो l का क्या कंडीशन आ गया, 2n + 1 लैम्डा ऊपर जाएगा 2 डिवाइड में 2 पहले से ये 4। दैट इज लेंथ पे ये कंडीशन आ गई, लेंथ पे ये कंडीशन आ गई जहां पे n कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। वहां स्टार्ट हो रहा था 1 से, क्योंकि l इक्वल टू 0 हो जा रहा था n इक्वल टू 0 पे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, n जब 0 पुट करोगे, n 0 पुट करोगे तो लेंथ आएगा λ/4। तो 0 नहीं हो रहा, तो ये हमारा वैलिड है। इस बार हमारा कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है तो फ्रीक्वेंसी का कंडीशन बदल जाएगा, क्योंकि लेंथ का कंडीशन बदल गया। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर ये डायग्राम्स बनाएंगे कि कैसे दिखेंगी हमारी स्टैंडिंग वेव्स एक स्ट्रिंग पे जो कि फिक्स्ड है वन एंड पे, ठीक है। तो मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया था, 1/λ f/μ का रूट। तो लैम्डा की जगह मुझे क्या रखना है 4n, लैम्डा की जगह मुझे क्या रखना है 4n डिवाइडेड बाय 2n + 1, 2n + 1 मल्टीप्लाई रूट f/, 2n + 1 ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 4n रूट f/।
मैंने यहाँ से लेमडा का वैल्यू रखा है, लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, ये 4 उधर जाएगा, 4l डिवाइड बाय दिस 2n+1, तो ये ऊपर चला जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको मैं f0 से लिख देता हूँ, ठीक है। तो n का वैल्यू 0 रखना है, n का वैल्यू 0 रखा तो क्या आएगा, 1/4l रूट m बाय। अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 करते हैं, n इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। देखते हैं सेकंड हार्मोनिक बोल सकते हैं कि नहीं। n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 into 1 + 1 3/4l रूट f बाय, दैट इज 3 टाइम्स f0। तो ये फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसका 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स है। तो अब इसको सेकंड हार्मोनिक ना बोल के थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। और ये जो थर्ड हार्मोनिक है ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन्स, क्योंकि जो ओवरटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है उसके मल्टीपल, चाहे वो मल्टीपल 2 3 4 5 6 हो या फिर 3 5 7 हो। तो मेरे ओड हार्मोनिक्स यहाँ पे ओवरटोन्स बनेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। तुम ये देखोगे कि यहाँ पे ओड हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स क्या होते हैं कि आपकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेकंड हार्मोनिक, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। अब जब तुमने n इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे तो बना तुम्हारा 3, तो इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल का 3 टाइम्स है तो इसको बोलो थर्ड हार्मोनिक। लेकिन फंडामेंटल के बाद कौन सा है ये हायर फ्रीक्वेंसी, पहला ही है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। इससे पहले जो केस किया था उसमें यहाँ आया था 2f0, तो सेकंड हार्मोनिक था क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई था और ओवरटोन था पहला। अब n इक्वल टू 2 रखता हूँ, n इक्वल टू 2 रखता हूँ और फिर देखते हैं क्या बनेगा। n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये मेरा बनेगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/4l, दैट मींस 5f0। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन कौन सा हो गया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से पहला पॉसिबल कौन सा हायर फ्रीक्वेंसी आया, ये 3 टाइम्स, इसको बोला फर्स्ट ओवरटोन। ये आया दूसरा, इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो ये फर्क है ओवरटोन में और हार्मोनिक में। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, बट ओवरटोन्स होते हैं हायर फ्रीक्वेंसी। यहाँ इसके बाद हायर आया ये पहला, इसलिए ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा। लेकिन ये 3 गुना है इस थर्ड हार्मोनिक, ये 5 गुना है इसलिए फिफ्थ हार्मोनिक, ये डिफरेंस है दोनों में। अब इसके डायग्राम बनाते हैं कि ये कैसे दिखेंगे। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, y = 2a sin dx cos ओमेगा t, जहां पे k का वैल्यू कितना था, k का वैल्यू कितना निकला था, k का वैल्यू था 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई/2, 2n + 1 पाई/2, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ और बना के देखता हूँ कैसा दिखेगा n = 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, n = 0, n = 0 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 2a sin n0, दैट मींस पाई/2, पाई/2 into x cos ओमेगा t, ठीक है। तो x = 0, दैट मींस sin 0, तो यहाँ तो बना नोड, ये क्या बना नोड। यहाँ x = l पे क्या बनना था, एंटी नोड। चेक कर लो, x = l पुट करोगे, अच्छा नीचे l भी तो था, यहाँ था k × l, जब l से डिवाइड करोगे तो k ये बनेगा। तो जब x की जगह l रखोगे तो l/n कैंसिल, sin पाई/2 1, दैट मींस एंटी नोड। तो यहाँ बना मेरा एंटी नोड मैक्सिमम, क्या बना, मैक्सिमम। तो बीच में चेक कर लेते हैं कुछ बनेगा क्या। x = 0 देख लिया, y 0,
x इक्वल टू एल देख लिया, y मैक्सिमम प्लस माइनस 1। एल बाई 2 चेक कर लेते हैं, एल बाई 2 पे क्या होगा, एल बाई 2, एल से एल कैंसिल, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कोस ओमेगा, मतलब कुछ नहीं बन रहा है, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट, तो इनके बीच में कहीं रहेगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा कि यहाँ एंटी नोड और ये आपका, ये एंटी नोड और ये, ठीक है, मतलब n इक्वल टू जब 0 पुट किया तो एक एंटी नोड एक नोड, अब क्या करते हैं n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 करते हैं, n इक्वल टू 1 मींस दिस इज 3 पाई x बाय 2l, x को 0 पुट करेंगे, sin 0 0, फिर से क्या बनेगा नोड, फिर से क्या बनेगा नोड, यहाँ बनाते हैं, फिर से क्या बनेगा, ये केस है n इक्वल टू 0 का, ठीक है, ये n इक्वल टू 1 का, फिर से यहाँ नोड बनेगा, x इक्वल टू l पे क्या बनेगा एंटी नोड, यहाँ ऐसा कुछ होगा। अब l बाई 2 पुट करो, l बाई 2, तो x की जगह अगर मैं l बाई 2 रखूंगा, l से l कैंसिल, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, तो यहाँ कुछ नहीं बन रहा, ये नोड है, ये एंटी नोड है, इसके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, एक नोड इधर आएगा, एक नोड इधर आएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो मतलब इसमें 2 नोड आ गए और 2 एंटी नोड आ गए, मतलब n इक्वल टू 1 में 2 नोड 2 एंटी नोड, तो ये किस पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ये अगर 0 है, ये l है, मैंने l बाई 2 पे चेक किया, l बाई 2 पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 3 पाई बाय 2l, 3 पाई बाय 2l, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, दैट इज x इक्वल टू l बाय 3। अच्छा, तो l बाय 3 पे नोड आएगा, इस बार l बाय 2 पे नहीं आएगा, l बाय 3 पे आएगा, तो ये अगर 0 से है तो हाफ ये है l बाय 2, लेकिन इस बार जो नोड मिलेगा वो l बाय 3 पे मिलेगा, तो ये 2 नोड आ गए, 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड, 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड, n इक्वल टू 1 के लिए 2 नोड्स 2 एंटी नोड्स, तो एक बात देखने को मिल रही है, जब n 0 है तो एंटी नोड 1 नोड भी 1, जब n इक्वल टू 1 है तो नोड भी 2 और एंटी नोड भी 2, मतलब जितना n का वैल्यू है उससे एक ज्यादा नोड्स आएंगे और एंटी नोड्स आएंगे, तो अब n इक्वल टू 2 बना के देखते हैं, n इक्वल टू 2 बना के देखते हैं, n इक्वल टू 2 का मतलब नोड कितने आएंगे 3, एंटी नोड कितने आएंगे 3, तो बना के देखते हैं, x इक्वल टू 0 पे तो क्या बनेगा नोड, और x इक्वल टू l पे क्या बनेगा एंटी नोड, मतलब ये हो जाएगा मेरा एंटी नोड, ठीक है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो बीच में 3 नोड्स बता रहे हैं, नोड्स कितने 3, एक ये रहा, 2 आएंगे बीच में, 2 बना लेते हैं, एक ये रहा कहीं आएगा, एक ये रहा कहीं आएगा, ठीक है, 2 नोड्स आ गए, अब 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है, थोड़ा सा इधर, 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है, ठीक है, फिर 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है, तो कितने नोड्स हो गए 1 2 3, एंटी नोड्स कितने हुए 1 2 3, तो हमारा सही चल रहा है काम, अब बना देते हैं इसका डायग्राम। ये मेरा हार्मोनिक हो गया, मतलब ऐसी स्ट्रिंग शेप बनाएगी n इक्वल टू 2 पे, ठीक है, एक एंड जिसका बना हुआ है दूसरा फ्री है, तो ये पूरा टॉपिक था स्टैंडिंग वेव का, जिसमें हमने वाइब्रेशन चेक की जब स्ट्रिंग दोनों एंड पे बंधी हुई थी और जब स्ट्रिंग एक एंड पे बंधी हुई है, तो स्टैंडिंग वेव, उससे पहले का वीडियो सुपरपोजिशन, दोनों यूज हुए इस लेक्चर के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।